नमस्कार बच्चों, क्लास 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर नंबर 13 के हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम जानेंगे आयतन के बारे में। तो जैसे हमने सभी पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनमें आपस में संबंध को पिछली प्रश्नावली में पढ़ लिया है, अब हम प्रश्नावली 13.2 में आयतन के बारे में जानेंगे कि विभिन्न पृष्ठों के आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा आयतन के लिए, जैसे कि हमारे पास घन का आयतन। तो घन का आयतन कैसे होगा? पृष्ठ था हमारा घन का, जैसे कि वर्गाकार होता है उसका तल, और वर्गाकार ही जब हम ऊंचाई पर बढ़ाते हैं तो बनता है घन। तो सबसे पहले हम घन का आयतन क्या निकाल पाएंगे? भुजा की घात 3। घन का आयतन भुजा की घात 3 घन इकाई। इसी प्रकार इन सब की उत्पत्ति हमने पिछली कक्षाओं में पिछले क्लासेस में हमने लिया है। अब ये देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हमें निकालना है। तो घनाभ का जो तल होता है, आधार होता है, वो आयताकार होता है और उसकी जब ऊंचाई सी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यह भी होगा घन इकाई में। ये उत्तर भी हमें किस इकाई में प्राप्त होगा? घन इकाई में। यानी यदि हमारा प्रश्न सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर, और मिलीमीटर में है तो घन मिलीमीटर। इसी प्रकार ये घन। अब ये घन है और ये घनाभ है। उसके बाद हम ले लेते हैं बेलन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग, बेलन का तल होता है वृत्ताकार, और जब हम इसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पाई आर वर्ग h, और यह भी होगा घन इकाई में। इसके बाद हम लेते हैं, ये हमने ले लिया एक बेलन, ये बेलन, और इसका आयतन हमें पता हो गया पाई आर वर्ग h। कब हुआ ये? जब बेलन की त्रिज्या हुई r और ऊंचाई हो गई h। ये ऊंचाई h, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h जब हमने लिया है तो उसका आयतन हमें प्राप्त हुआ है पाई आर वर्ग h। अब इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का हम लेते हैं एक शंकु। इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का एक शंकु मैंने लिया, ये इस तरह से ले रहा हूं, और इस शंकु में मैंने रेत भर दिया। इस शंकु में मैंने रेत भर दिया। इस तरह से एक शंकु है, आप इस तरह भी ले लें या हम इस तरह से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये शंक्वाकार भाग ले लिया तो हमें पात्र जैसा दिखना भी चाहिए। ये देखिए, ये शंकु में ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। इस शंक्वाकार भाग में मैं रेत भर रहा हूं। ये मैंने रेत भरा। इस रेत को जब मैं इस बेलनाकार पात्र में भरूंगा तो 1, 2 और 3 बार इस शंकु को भर भर कर जब हम इस बेलनाकार पात्र को भरेंगे तो 3 बार में यह बेलनाकार पात्र पूरी तरह से फुल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, शंक्वाकार भाग से मैं, जो कि समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का है, इस बेलनाकार भाग को भर रहा हूं, तो ये बेलनाकार भाग पूरी तरह से फुल कब हो जाएगा? जब हम 3 शंकु रेत उसमें भर देंगे। अर्थात हमें शंकु का आयतन क्या प्राप्त होना चाहिए? शंकु का आयतन 3 बार हमने शंकु को भरा तब जाके एक बार बेलन फुल हुआ। तो एक बेलन का आयतन, इस तरह से हमने जान लिया कि शंकु का आयतन बराबर एक बेलन का आयतन। तो वास्तव में शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन वास्तव में वॉल्यूम होता है, तो V से हम इसे व्यक्त करेंगे। इस सब जगह आप V लिख सकते हैं। ये शंकु का आयतन अब क्या होगा? ये 3 का पक्षांतर हम कर देंगे। 3 का पक्षांतर तो 1 के बटे कौन आ जाएगा? 3, और गुणा में बेलन का आयतन। ये देखिए बेलन का आयतन। तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात हो गया। किससे ज्ञात हुआ? बेलन के आयतन से ज्ञात हो गया। शंकु का आयतन क्या प्राप्त हुआ? 1/3 पाई आर वर्ग h। अब हम आते हैं इसके बाद
अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बोले सर ये कैसे निकलेगा? अर्धगोले का आयतन, फिर से हम इसी शंकु से इसी त्रिज्या का मैंने एक अर्धगोला ले लिया ये, और इस अर्धगोले की त्रिज्या उतनी ही है जितनी की इस शंकु की त्रिज्या है। ये देखिए आर, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या भी आर, तो अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी ऊंचाई भी होती है। अब मैं जब इस अर्धगोली पात्र को इस शंक्वाकार पात्र से रेत इसमें भर रहा हूं, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि रेत भरने पर यह रेत कितने बार में भर रही है? एक बार शंक्वाकार पात्र से भरा, 2 बार शंक्वाकार पात्र से भरा, 2 बार यदि मैंने पूरी इसमें रेत भरा तो मुझे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? देखिए 2 गुणा शंकु का आयतन, ये पूरा अर्धगोला फुल हो गया। 2 गुणा शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, कब? जब त्रिज्या बराबर हो, जब त्रिज्या बराबर हो। तो 2 गुणा शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये शंकु का आयतन बराबर 2 गुणा शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन है। शंकु का आयतन हमें ज्ञात है, तो क्या कर लेंगे? 2 गुणा शंकु के आयतन का क्या सूत्र है? 1/3 पाई आर वर्ग एच बराबर अर्धगोले का आयतन अब यहां पर हम लेंगे कि जितनी शंकु की ऊंचाई थी वो तो h थी, लेकिन अब यहां पर शंकु की ऊंचाई के स्थान पर हमें किसकी ऊंचाई लेना है? हमें यहां पर अर्धगोले की ऊंचाई लेना है, जो कि वास्तव में r ही है। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? r ही है। तो क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन? अर्धगोले का आयतन हमें प्राप्त होगा 2/3 पाई r की घात 3। 2/3 पाई r की घात 3 हमें अर्धगोले का आयतन प्राप्त हुआ। तो आप बोलोगे सर ये अर्धगोले का आयतन तो हमें प्राप्त हो गया, यदि हमारे पास पूरा गोला होगा तो क्या हम इसका आयतन भी निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। पूर्ण गोले का आयतन या केवल लिख दें गोले का आयतन। गोले का आयतन कैसे निकलेगा भाई? आधे गोले का आयतन जब 2/3 पाई r की घात 3 है, तो पूरे गोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले के आयतन का दुगना। अर्धगोले का आयतन कितना है? 2/3 पाई r की घात 3 घन इकाई। ये सब में आप घन इकाई लिखते जाएंगे। ये देखिए इसमें भी घन इकाई। जब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3 है, तो पूर्ण गोले का आयतन क्या हो जाएगा? इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4/3 पाई r की घात 3 घन इकाई। अर्थात हमें अलग से आयतन के सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इन सूत्रों को अच्छी तरह से एक बार समझ लें तो अच्छी तरह से हम किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 13.2 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस किस आकार का है? एक अर्धगोला बना लेते हैं पहले हम। अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। जिनकी त्रिज्याएं मतलब दोनों की त्रिज्या, देखिए ये शंकु की भी त्रिज्या है और ये अर्धगोले की भी त्रिज्या है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के ही बराबर है। ये देखिए शंकु की ऊंचाई भी कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हल देख लेते हैं। हल सबसे पहले हमें लिख देना है ज्ञात है। हमें क्या क्या ज्ञात है? एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं ठोस में क्या क्या है? शंकु की त्रिज्या बराबर
अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कितनी है? बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या r है। फिर बराबर है इस ठोस, हाँ, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो गई जब त्रिज्या 1 है? तो ऊंचाई h बराबर भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस को का आयतन ज्ञात करना है, तो ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन बराबर, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए सीधे सीधे यहां पर आ जाएगा ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या होगा फार्मूला? ठोस का आयतन बराबर अर्धगोलीय भाग का आयतन और शंक्वाकार भाग का आयतन। ये देखिए अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, तो पूरा का पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। अर्धगोले का आयतन, आयतन धन शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो लगा दीजिए फार्मूला। अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3 धन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की घात 3 पाई आर की घात 2h। ये देखिए अर्धगोले का भी आयतन और शंकु का भी आयतन, दोनों के फार्मूले लगा दिया। पाई का मान हमें रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2/3 पाई और एक आर का मान कितना है? 1 की घात 3, 1/3 पाई 1 की घात यहाँ 2 हो गई, और फिर h का मान भी कितना है? 1 ही है। 1 का गुणा करने से मान में कोई फर्क नहीं आएगा, तो सीधे सीधे 1 की घात 3 1 हुआ, तो 2/3 पाई ही प्राप्त हुआ हमें यहाँ। फिर यहाँ पर भी 1/3 पाई और 1 की घात 2 और 1 की घात 1, तीनों का गुणा भी 1 ही हुआ, तो 1। सीधे सीधे यहाँ भी 1 का गुणा, यहाँ भी 1 का गुणा, तो सब मिलकर क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 एकम 2 पाई/3। यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 2 पाई/3 धन यहाँ कितना प्राप्त हुआ? पाई/3। जब दोनों के हर में 3 3 है तो कितना आ जाएगा? सीधे हर समान है तो 3 का 3, अंश में क्या हो जाएगा? 2 पाई धन पाई, 2 पाई में हम पाई जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 पाई/3, और 3 से जब 3 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। तो उत्तर हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ कि ठोस का आयतन, आंसर आया सीधे ठोस का आयतन बराबर पाई, अब आयतन है पाई घन, अब देखिए किस रूप में दी हुई है? सेंटीमीटर के रूप में हमारा सवाल है, तो घन सेंटीमीटर। यहां ये हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। हाँ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, रचेल नाम का एक विद्यार्थी है, से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, मॉडल जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हो। मॉडल किस आकार का हो? इस तरह से बेलन के आकार का हो ये, और जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। पहले सिरे पर भी मैंने शंकु जोड़ दिया, ये देखिए जुड़े हो, ये जोड़ दिया, दूसरे सिरे पर भी शंकु जोड़ दिया। आगे देखते हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा व्यास 3 सेंटीमीटर है व्यास, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। ये यहां तक शीर्ष तक, इस शीर्ष से इस शीर्ष तक की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये मैंने लिख दिया 12 सेंटीमीटर लंबाई, पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है? और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये पहले शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर और दूसरे शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, दोनों शंकुओं की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी दोनों शंकुओं के आयतन बराबर हैं। दोनों की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है, तो दोनों शंकुओं के आयतन बराबर हैं। बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी हवा इसके अंदर है? यह मान लीजिए कि आंतरिक मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं बराबर है, यानी उसकी जो मोटाई है मॉडल की उसको नगण्य मान लिया गया।
मोटाई को यदि हमने नगण्य मान लिया है तो जितनी हवा उसके अंदर भरी जा रही है वही उस संपूर्ण मॉडल का आयतन मान लिया जाएगा। तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है एक बार और देख लीजिए, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो सबसे पहले क्या क्या ज्ञात है हम ले लेते हैं। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है हमें, तो हमें यह ज्ञात है कि मॉडल, सबसे पहले क्या दी हुई है, इस मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः क्या क्या निकलकर सामने आया, मॉडल किस किस से बना है, शंकु और बेलन से। अतः बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, फर्स्ट शंकु का व्यास बराबर सेकंड शंकु का व्यास, सब मिलकर कितने हैं, सभी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। जब सभी का मान 3 सेंटीमीटर है तो सभी की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, सभी की त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की लिख सकते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर 3/2 बराबर शंकु, दोनों शंकुओं की त्रिज्या भी लिख सकते हो, दोनों शंकुओं की त्रिज्या कितनी है, 3 का आधा, 3/2 सेंटीमीटर। जी हमने निकाल लिया। फिर हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की, पहले हम कुल ऊंचाई लिख लेते हैं, कुल ऊंचाई कितनी है, मॉडल की कुल ऊंचाई, मॉडल की कुल ऊंचाई हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई अकेली कितनी होगी, इस 12 सेंटीमीटर में से ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर के हैं, इनको घटा देंगे, 4 सेंटीमीटर आप घटा दीजिए तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आई, 8 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि ये बेलन तो 2-2 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर कम हो जाएंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर कम हो जाएंगे, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब इस पहले शंकु की ऊंचाई 2 है, दूसरे शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 है, तो दोनों शंकुओं के आयतन बराबर होंगे। तो हम एक चीज और लिख दें, चूंकि दोनों शंकुओं की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है, अतः आयतन भी समान होंगे, चलिए ये वाली बात हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन हमें निकालना है। तो हम यहां पर फार्मूला लिख दें कि मॉडल का आयतन या उसमें हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, वही बात है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना होगा, बताइए, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा, शंक्वाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन धन, अब 2 शंकु है इसलिए 2 लिख देंगे, 2 गुणा बेलनाकार भाग का आयतन धन 2 गुणा शंकु का आयतन, शंकु कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुणा शंकु का आयतन। तो चलिए यहां पर बराबर लगा के मान रख देते हैं सबके। पहला बेलनाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा, पाई r वर्ग h, त्रिज्या तो दोनों की बराबर है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/3 पाई r वर्ग h, शंक्वाकार भाग का आयतन कितना है, 1/3 पाई r वर्ग h, तो सीधे सीधे हम यहां पर मान रख देंगे, त्रिज्या हमारी 3/2 है, तो पाई r वर्ग h दोनों के h1 और यहाँ h2। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हम ले लेते हैं, यहां देखते हैं, देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमने लिया है h1 और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हम यहां ले लेते हैं h2, ये देखिए
तो H1 H2 हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। अब हम यहां पर मान रख देते हैं, तो पाई का मान हमें यहां रखने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। हम केवल जो जो बाहर निकल सकते हैं उनको कॉमन निकाल ले। पहले कॉमन निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन निकल सकता है? तो बोले सर यहां से हम पाई आर वर्ग को कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर वर्ग को यदि हमने कॉमन निकाला तो अंदर यहां पर क्या बचा? H1, और यहां क्या बचा? पाई आर वर्ग कॉमन निकल जाएगा तो 2/3 H2। जैसे पाई का मान मैंने रख दिया 22/7, त्रिज्या का मान r की घात 2 है यानी 3/2 की घात 2 है, तो 3/2 गुणा 3/2, और यहां पर H1 जो कि बेलन की ऊंचाई हमने माना है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमने माना है, कितनी है? 8 है। तो यहां पर ये हो गया 8 धन 2/3, और H2 का मान कितना है? H2 का मान 2 सेंटीमीटर है, तो H2 का मान मैंने यहां पर 2 सेंटीमीटर, जो कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है। चलिए अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो क्या हो गया? 22/7 गुणा 3 तिया 9/4, या यूं कर ले, सबका एक साथ कर ले, ये हो गया 22 गुणा 3 तिया 9, और ये हो गया 7 दूनी 14 दूनी 28। अब हम यहां ले लेते हैं, तो ये 3, इसके बटे भी हमें 3 लाना है, तो ऊपर नीचे 3 3 का गुणा कर देंगे, 8 3 24/3, और धन 2 दूनी 4/3, दोनों के बटे का 3 मैं एक साथ लिख देता हूं। अब हमारे पास क्या आ गया है? अब देखिए 22 गुणा 9/28 धन गुणा 24 और 4 हो गए 28/3। अब ये देखिए 28 से हम 28 को काट देंगे और 3 से 9 को काट देंगे। कितना प्राप्त हुआ? 22 तिया 66। अब चूंकि सवाल हमारा सेंटीमीटर में है, इसलिए 66 घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमें क्या लिखेंगे उत्तर में? मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, नीचे सीधे लिख देंगे, मॉडल में हवा का आयतन बराबर 66 घन सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। हमारे एरिया में इस तरह की गुलाब जामुन को चमचम कहते हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले ऐसी गुलाब जामुन बना लेते हैं। चलिए ऐसी गुलाब जामुन हम बनाते हैं। ये बेलनाकार हो गई पहले गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन के दोनों सिरे पर अर्धगोले बने हुए हैं। ये पहली गुलाब जामुन अर्धगोलाकार और ये दूसरी गुलाब जामुन भी अर्धगोलाकार। इस तरह से दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस संपूर्ण गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है इस संपूर्ण गुलाब जामुन की लंबाई। और क्या दिया हुआ है? तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये पूरा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ये 2.8 सेंटीमीटर, तो नीचे का व्यास भी 2.8 सेंटीमीटर। हमें अब जब ये 2.8 सेंटीमीटर है तो आगे हम और देखते हैं क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है में लिख दें, ज्ञात है में संपूर्ण गुलाब जामुन की संपूर्ण लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। 5 सेंटीमीटर की गुलाब जामुन की लंबाई हो गई। अब उसमें से हम क्या करेंगे? अब इसमें से हम ये देखेंगे कि ये वाला भाग, जो अर्धगोलाकार भाग है उसकी त्रिज्या कितनी है और इस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है। जो संपूर्ण ये गुलाब जामुन की जो त्रिज्या है वही उनकी, ये देखिए अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई भी होगी। तो यहां पर हम ले लेते हैं क्या है,
गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास, जामुन का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन की त्रिज्या, गुलाब जामुन की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? 2.8 बटे 2, तो 1.4 सेंटीमीटर। और यही क्या होगी? यही हो गई। अतः अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब कितने अर्धगोलीय भाग हैं? 2 अर्धगोलीय भाग हैं, तो एक अर्धगोलीय भाग की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा? बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? संपूर्ण ऊंचाई में से, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 5, उसमें से 1.4 और 1.4 वाले 2 अर्धगोलाकार भाग हम घटा देंगे। ये देखिए, ये अर्धगोलाकार भाग कितनी ऊंचाई के हैं? 1.4 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। 1.4 जब हम इसमें से घटा देंगे तो हम देखिए 5.0 में से 2.8 को घटा देंगे। ये देखिए 5.0 में से 2.8 को हमने जब घटा दिया तो ये बचा 2 और यहाँ बचा 2, 2.2। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो गई? 2.2 सेंटीमीटर। अब हम शुरू करते हैं। गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा? बराबर, सबसे पहला आयतन बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन लिख दीजिए, धन 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं? 2 हैं। अर्धगोले का आयतन, चलिए मान रख दीजिए बस। यहां पर बेलन का आयतन कितना है? पाई r वर्ग h, की त्रिज्या तो r है, दोनों की त्रिज्या r ही है। ये देखिए h1 दे दीजिए इसको, बेलन की ऊंचाई को। बेलन की ऊंचाई को हमने क्या नाम दे दिया? दोनों की ऊंचाई अलग अलग है क्योंकि, तो बेलन की ऊंचाई को हमने नाम दे दिया h1 और अर्धगोले की ऊंचाई को नाम दे देता हूं h2। चलिए तो क्या हो जाएगा? 2/3। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई, और यहां पर जो h2 देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। अभी हम h2 यहां दे दिया, लेकिन हमें तो त्रिज्या की ही आवश्यकता है। 2/3 पाई r⁻3, r कितना है? 1.4, हाँ पाई r⁻3 अभी लिख दीजिए। अब हम यहां पर हम मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए पाई का मान हम यहां रख देंगे 22/7, ये रख दिया 22 देखिए आप यहां से चाहो तो पहले पाई r वर्ग को कॉमन निकाल लीजिए। ये पाई r वर्ग को बाहर निकाल लिया, h1 अंदर बचेगा, धन यहां कितना बचेगा? देखिए 2 दूनी 4 और 1 r बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 4/3 r, ये बचा। ये देखिए पाई r वर्ग यहां से निकला, तो ये 2 दूनी 4/3 हो गया ये, और 1 r बच गया, तो ये बचा। अब हम मान रखेंगे तो हमें ज्यादा सरलता जाएगी। चलिए हम यहां मान रख देते हैं। अब हम यहां मान रख रहे हैं तो क्या निकलेगा? देखिए पाई का मान आया हमारा 22/7, r का वर्ग, r कितना है? 1.4 गुणा 1.4, r का वर्ग है इसलिए। h1 का मान कितना है? बेलन की ऊंचाई 2.2 है। फिर 4/3, 4/3 है, और r का मान कितना है? 1.4 है। इस तरह से हमें ये सवाल प्राप्त हुआ। जब हम इस 7 से 1.4 को काटेंगे तो 0.5 आएगा। देखिए 14.2 आएगा, या 0.2 आप इसे लिख सकते हैं। अब जब हम इनका गुणा कर देंगे और इनको जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? गुणा करने और जोड़ने पर हमें यहां पर अंश में प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये 22 दूनी 44, तो 4.4 गुणा 1.4, ये देखिए ये 4.4, एक संख्या के बाद दशमलव, और ये 1.4, और इसे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 इसके भी बटे आ जाएगा, तो इसके बटे 3 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6.6 धन ये हो जाएगा 14 चौके 56
5.6 और पूरे के बटे 3। अब हम इसे और हल कर देंगे, और हल करने पर हमें क्या मिलता है, और हल करने पर हमें मिल जाएगा, इन दोनों का भी गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा और अंदर से जो प्राप्त हो रहा है उसका भी गुणा कर देंगे। तो कितना प्राप्त हुआ, दोनों का मान मिलाकर हमें प्राप्त हो गया 4.4 गुणा 1.4, और इसको जब हम हल करेंगे तो 4.066 प्राप्त हो गया। और इन तीनों का आप गुणा कीजिएगा, गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 25.05 घन सेंटीमीटर। ये पूरा आया गुलाब जामुन का आयतन, ये पूरा हमें प्राप्त हुआ गुलाब जामुन का आयतन। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना है, हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना है। तो यहां हम लिख देंगे अतः 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना हो जाएगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो हम इसमें कितना कर देंगे गुणा, 45 का गुणा कर देंगे। तो 25.05 में चलिए 45 का गुणा कर देते हैं, कितना प्राप्त होगा, कि सबसे पहले 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 शून्यम शून्य और ये 2, फिर 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, और फिर यहाँ पर हो गया 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का 2, 4 शून्यम शून्य और 2, फिर 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो गया। और जब हमने इनको जोड़ा तो 5 2 7 2 1 0 1 1 हो गया। इस तरह से हमें 1 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 1127.25 हमें प्राप्त हो गया। ठीक, तो 1127.25 हमें प्राप्त हो गया। ये हो गया क्या, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब 45 गुलाब जामुनों के आयतन में हमें क्या करना है, हमें तो 30% चाशनी है, इसमें कितना भाग चाशनी का है, इसमें 30% भाग चाशनी का है। तो 1127.25 हम यहां लिख देते हैं, 1127.25 ये हो गया, ये घन सेंटीमीटर हो गया 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब हमें इसका 30% भाग चाशनी है, तो इसका 30% भाग चाशनी है तो 30% निकाल देंगे, बस हमें 30% चीनी की चाशनी होती है। तो पूछा क्या गया है, इसकी लंबाई इतनी है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितने प्रतिशत कितनी चाशनी होगी, बस यही निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, चाशनी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1125.25 का मतलब गुणा 30%, ये हो गया 30 प्रति और सत्य यानी हो गया 100, 30%। तो सबसे पहले हम ये 3 से शून्य से शून्य काट देंगे, और फिर इस पूरे में 3 का गुणा कर देंगे। पूरे में 3 का गुणा किया तो क्या हुआ, 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, और ये बटे में 10 है, इसलिए ये देखिए ये 2 संख्या के बाद दशमलव था और बटे में और 10 है, तो अब 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 337 ये देखिए 337.5 के ऊपर मान है, तो लगभग में हम क्या लिख देंगे, 338 घन सेंटीमीटर। ये हो गया चाशनी का आयतन। 5 या 5 से बड़ा मान यदि है दशमलव के बाद तो हम इसे लिख देंगे 338 घन सेंटीमीटर। इसी तरह के हमें अन्य सवालों को भी हल करना है, और इस प्रश्नावली के सारे सवाल आप पूर्ण कर लेंगे। जो समझ में ना आए तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।